हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो संविधान संशोधन है महत्वपूर्ण, उनको कवर किया जाएगा। संविधान संशोधन 1 से लेकर के जो अभी तक 104 अमेंडमेंट हुए हैं, तो यहाँ पर टू द पॉइंट कवर किया जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं कि अक्सर एग्ज़ाम में आपसे जो इंडी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलता है संविधान संशोधन से, तो उसी के लिए यहाँ पर टू द पॉइंट कवर किया जाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही यार नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। संविधान संशोधन से पहला प्रश्न इस तरह बनता है कि संविधान जो संशोधन है वो संविधान के किस भाग में जो है वो बताया गया है, इस तरह का प्रोविज़न। ठीक है, तो किस भाग में है, याद रखना है, भाग 20 है। ठीक है, कौन सा भाग है, भाग 20 है। जैसा कि जानते हैं संविधान में टोटल जो भाग हैं वो कितने हैं, 22 भाग हैं। तो जो 20 नंबर भाग है वह संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, तो पार्ट 4 के अंदर देखेंगे जो आर्टिकल नंबर 368 है वह जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। तो याद रखना है संविधान संशोधन का भाग कौन सा है, 20 है। और कौन सा आर्टिकल संबंधित है, 368। कौन सा, 368। तीसरा प्रश्न जो बनता है वो बनता है कि संविधान संशोधन जो है कि जो प्रोविजंस है ये किस कंट्री से जो है वो लिए गए हैं। यह साउथ अफ्रीका की जो वहाँ की जो है ये प्रोविजंस पर ये आधारित है। अपने भारत की जो संविधान का संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। तो आपने यहाँ पर 3 पॉइंट कवर किए, एक तो भाग, दूसरा आर्टिकल और तीसरा सोर्स। आइए अब आगे चलते हैं। आगे बात आती है कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। संविधान संशोधन किया जा सकता है बशर्ते, क्या है, बशर्ते आर्टिकल नंबर 13 आप पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 में ये कहा गया है, आर्टिकल नंबर 13 क्या है, आर्टिकल नंबर 13 में बताया गया है, और ये आर्टिकल नंबर 13 आपका पार्ट 2 में आता है मूल अधिकार के तहत। ठीक है, जो कि 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक जो है प्रोविज़न बताए गए हैं मूल अधिकार में। ठीक है, पार्ट 3 है। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल नंबर जो 13 है उसमें बताया गया है संविधान में कोई भी संशोधन कीजिए, बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बशर्ते क्या है, जो संविधान के जो मूल अधिकार है उनके हनन नहीं होने चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 13 है, क्योंकि मूल अधिकार के अंदर दिया गया है तो मूल अधिकार की बात करता है। अब इससे जो संबंधित केस है, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि संविधान का जो मूल ढांचा है इससे संबंधित जो केस बनता है वो कौन सा है, तो बनता है केस जो है वो केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, केरल राज्य। ठीक है, 1973। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक्चुअली में क्या है, जब 24वां संशोधन किया गया, तो 24वां जो संशोधन उसमें किया गया उसमें यह किया गया कि संविधान का संशोधन किया जा सकता है। तो बात हो गई, बिल्कुल किया जा सकता है। अब इसमें जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया जुडिशियल रिव्यू के लिए। ठीक है, कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो इसका जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हुआ 24वें संविधान संशोधन का। तो उसमें जो है यही केस रहा है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और उसमें डिसीजन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। जुडिशियल रिव्यू का आप आर्टिकल याद होगा, आपको मालूम होगा कि आर्टिकल नंबर 137 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी एक्ट या कोई आदेश है तो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, या अपना कोई डिसीजन दिया है तो अपने डिसीजन को भी वो जो है अपने डिसीजन को भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो आर्टिकल नंबर 137 से इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में बताया गया है कि संविधान संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि संविधान के जो मूल ढांचे हैं उनमें कोई जो है परिवर्तन ना हो। ठीक है, मूल ढांचे क्या है, संविधान में दिए गए हैं मूल ढांचे, बिल्कुल नहीं दिए गए हैं। जो केस जो है आए उनमें डिसीजंस देते रहे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देता रहा कि ये संविधान के ढांचे हैं, ये हैं, ये हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो आप मूल आपका फंडामेंटल राइट ले लो, आर्टिकल नंबर जैसे 19 है आपका, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। ठीक है,
आर्टिकल नंबर 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ है, यानी सब समानता, विधि के समक्ष समानता की बात करता है लॉ के, ठीक है, कि सभी के लिए कानून इक्वल होगा। तो इन सभी में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता कि किसी एक के लिए स्पेशली कानून बना दिया जाए और दूसरे के लिए कुछ दूसरा कानून बना दिया जाए, ठीक है। तो कानून सभी के लिए समान है। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है, इन सब में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आप संविधान संशोधन करना चाह रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि संविधान संशोधन में आपके सेकुलर की बात की जाती है, पंथ निरपेक्ष की, ठीक है, जोड़ा तो आखिरी किया है इसको ही। जो हमारे संविधान का सेकुलर जो कैरेक्टर है, इन सब में चेंज नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि कोई अगर कहे कि अब पूरा का पूरा जो भारत है अब ये ईसाई भारत बनेगा, ईसाई राष्ट्र बन जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये सब सुनते होंगे आप। तो इन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है, ये सब नहीं होने वाला कुछ, ठीक है। तो ये सब बातें होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अपने काम की ध्यान देना है कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि जो संविधान के मूल ढांचे हैं उनमें कोई जो है वो परिवर्तन ना हो, ठीक है। वो आर्टिकल नंबर 13 यही कहता है कि अगर कोई संविधान संशोधन किया जाता है और उसमें मूल ढांचे में अगर कोई परिवर्तन होता है तो संविधान को नल एंड वाइड माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 13 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल ढांचे से संबंधित जो केसला है कौन सा है, तो याद रखना है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ठीक है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। अब बढ़ते हैं आगे, ऊपर ही ऊपर मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, पहली बात ये रही कि संविधान संशोधन की जो पावर की बात करता है, आर्टिकल नंबर 368 जो है पावर किसके पास है संविधान संशोधन की, तो पार्लियामेंट के पास है। किसके पास? संसद के पास है संविधान संशोधन करने की शक्ति, ठीक है। तो आपका ये महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। किसके पास है? संसद के पास है। अब संविधान संशोधन कितने तरीके से होता है, तो संविधान संशोधन जो है वो 3 तरीके से होता है। वैसे संविधान संशोधन जो बताया गया आपके आर्टिकल नंबर 368 सब आर्टिकल 2 है, ठीक है, क्लॉज 2 है, इसमें बताया गया है संविधान संशोधन 2 ही तरीके से, लेकिन जनरली पढ़ते क्या है हम लोग? 3 तरीके से। तो अगर एग्जाम में मान लो पूछा जाता है कि संविधान में कितने तरीके से जो है संशोधन बताया गया है, तो 2 तरीके से आपको बताना होगा, ठीक है। 2 तरीके ही हैं। एक तो स्पेशल मेजॉरिटी की बात करता है, स्पेशल मेजॉरिटी और प्लस स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे स्टेट, ठीक है, इनकी सहमति होनी चाहिए। ये 2 तरह के संविधान तो आपके आर्टिकल नंबर 368 में दिए गए हैं। और जो आपके संविधान संशोधन होते रहते हैं जनरली आपने देखा हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ये सब इसमें कोई स्पेशल मेजॉरिटी की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। यहाँ तक कि आपने न्यूज़ में भी काफ़ी सुना होगा कि संविधान संशोधन कर दिया गया और मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा ही नहीं गया, आर्टिकल 370 हटा दिया गया, ये सब कहानी आपने सुनी होंगी। तो साधारण बहुमत और साधारण बहुमत में जो है, ये साधारण बहुमत की जो बात है, ये संविधान जो संशोधन आर्टिकल नंबर 368 है, इस प्रोविज़न से यह प्रोविज़न बाहर है, ठीक है, ध्यान देना है। अगर पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 368 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, पहला दे दिया संविधान साधारण बहुमत, दूसरा दे दिया स्पेशल मेजॉरिटी का, ठीक है, और दूसरा विशेष बहुमत हो गया, विशेष बहुमत प्लस आधे स्टेट, तो आपका 2 ही स्टेटमेंट सही होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 368(2) के तहत, ठीक है। लेकिन जनरली पढ़ते हैं 3, ठीक है। तो ध्यान देना है, अगर आर्टिकल पूछा जाता है संविधान से तो 2 ही तरीके बताना है आपको। अब बात करते हैं कि जो संविधान संशोधन है, तो संविधान संशोधन में जानते हैं आप कि संविधान संशोधन जो कोई भी होता है तो सबसे पहले बिल को पेश किया जाता है। अब बिल कोई भी पेश कर सकता है, मंत्री हो या गैर सरकारी सदस्य है, ठीक है, वो बिल को जो है पेश कर सकता है, चाहे वो लोकसभा में पेश करे या राज्यसभा में। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ठीक है, लोकसभा में पेश करे या राज्यसभा में, बिल को कहीं से भी वो स्टार्ट कर सकता है, बशर्ते क्या है कि बिल जो है दोनों सदनों से जो है वो किस तरह का, अगर संविधान संशोधन यहाँ पर एक्चुअली क्या है 368 में 2 ही तरीके बताए गए हैं, विशेष प्लस आधे से ज़्यादा स्टेट वाले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही बात करूँगा, साधारण बहुमत को भी छोड़ देते हैं। तो बिल को जो है अमेंडमेंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है आपको, तो बिल चाहे लोकसभा में आप स्टार्ट करो या आप चाहे राज्यसभा की पटल पर रखकर स्टार्ट करो, बिल जो है दोनों लोकसभाओं से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा में पास कराओ फिर लोकसभा में पास कराओ, या लोकसभा में पास कराओ फिर राज्यसभा में पास कराओ।
उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति अपने उस पर असेंट देते हैं, सहमति प्रकट करते हैं, फिर वो एक्ट बन जाता है। और आप जानते हैं कि अगर कोई भी अमेंडमेंट किया जा रहा है और कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा रहा है 368(2) के तहत, ठीक है, तो कोई भी अमेंडमेंट किया जा रहा है तो उस पर राष्ट्रपति की सहमति तो देना अनिवार्य हो ही जाता है, ठीक है। उस पर ज़रूरी है कि राष्ट्रपति अपनी सहमति दें, ठीक है। ये नहीं कि अब नहीं मना कर दें कि बिल अब जाओ वापस, फिर जो है वापस कर दे राष्ट्रपति, उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देना अनिवार्य है। दूसरी बात है, कोई भी अगर पेश कर रहा है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो उसमें राष्ट्रपति की जो है पूर्व स्वीकृति जो है आवश्यक नहीं होती है, ध्यान देना इन सब चीज़ों को। तीसरी बात इंपॉर्टेंट पूछी जाती है अक्सर एग्ज़ाम में आपसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, यानी संविधान संशोधन बिल के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, तो इसकी बात बिल्कुल नहीं होती, ध्यान देना है, ठीक है। ज्वाइंट सेशन के तहत बिल्कुल ये जो है बिल को जो है पास नहीं कराया जाता है, ध्यान देना है, ठीक है। ज्वाइंट सेशन का अक्सर आपसे आर्टिकल भी पूछा जाता है, तो ध्यान देना है ज्वाइंट सेशन का जो आर्टिकल है संयुक्त बैठक की वो है 108, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ध्यान देना है, लोकसभा स्पीकर करते हैं। और लोकसभा स्पीकर किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो 118(4) में इसका प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 118 क्लॉज 4 है उसका, ठीक है। क्योंकि मैंने शायद एक 30 आर के लिए एक टेस्ट सीरीज़ करवाई थी, उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आर्टिकल नंबर 108 होगा, 118(4) कैसी हो गया, ध्यान देना है इन सब चीज़ों को। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब मैं बात करता हूँ साधारण बहुमत की सबसे पहले, ठीक है। साधारण बहुमत आखिर होता क्या है, क्योंकि साधारण बहुमत जो आपको यहाँ पर समझना है, संविधान संशोधन में जो साधारण बहुमत की बात की जाती है, स्पेशल जो संविधान संशोधन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साधारण, तो साधारण बहुमत में क्या है कि यहाँ पर वोटिंग यहाँ पर होता है प्रेजेंट हो प्लस वोटिंग, ठीक है। प्रेजेंट प्लस वोटिंग में अगर मोर देन 50% है तो साधारण बहुमत मान लिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल से, समझिए आसान रहेगा। जैसे कि लोकसभा में अगर पास कराया जाना है तो साधारण बहुमत की तरह कैसे पास होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके प्यारे भारत में कितने हैं, लोकसभा में सीटें 545। अब 545 यहाँ पर सदस्य हैं और संसद में लोकसभा में जो प्रेजेंट हैं, मान लीजिए 45 जो है अब्सेंट हैं, तो प्रेजेंट कितने हो गए, अगर 45 अब्सेंट हैं, ठीक है, अब्सेंट हैं, और तो यहाँ पर 500 हो जाएंगे, 500 लोकसभा में प्रेजेंट हो गए। अब ये लोकसभा में प्रेजेंट तो हो गए 500, बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुँचे ही नहीं लोकसभा में, लेकिन ये 500 पहुँचे हैं, लेकिन वोटिंग कितने कर रहे हैं, वोटिंग मान लीजिए यहाँ पर 400 ही कर रहे हैं, ठीक है, 400 ही लोग कर रहे हैं और 100 लोग वोटिंग से ही गायब हो गए। वोटिंग में पढ़ने में प्रेजेंट, जब वोटिंग का टाइम आया तो बाहर निकल लिए, अपने चाय समोसा खाने कहीं भी चले गए होंगे, ठीक है, समझो यहाँ पर। तो 400 लोग बचे। अब ये 400 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनमें जो बिल लाया गया है साधारण बहुमत के लिए पास कराने के लिए, इनमें जो है अगर मोर देन 50% यानी 201 मेंबर अगर बिल के पक्ष में क्या है अपना वोटिंग कर देते हैं, ठीक है, प्रेजेंट हैं और वोट भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट प्लस वोटिंग की बात की जाती है, मोर देन 50, तब क्या है मान लिया जाएगा कि साधारण बहुमत से बिल पास हो गया। तो मोटी मोटा आपकी समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि साधारण बहुमत आपने समझ लिया, ठीक है। लोकसभा में प्रेजेंट मेंबर कितने हैं, सीटें कितनी हैं ये ज़रूरी नहीं है, लोकसभा में कितने लोग पहुंच रहे हैं, अब पहुंचने के साथ साथ यानी प्रेजेंट होने के साथ साथ प्रेजेंट हों प्लस वोट भी करें। भाई 4500 एब्सेंट हो गए, लेकिन 500 वहाँ पहुँचे, और 500 में जब वोटिंग का नंबर आया तो 100 लोग वहाँ से निकल लिए, भाग गए, तो वहाँ पर 400 लोगों ने ही वोट किया। अब इन 400 में देखा जाएगा मेजॉरिटी मोर देन अगर 50% बिल के पक्ष में 201 लोग अगर कर देते हैं तो वह बिल साधारण बहुमत से लोकसभा में पास माना जाएगा। इसी तरह विधानसभा में, इसी तरह मतलब राज्यसभा में भी होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जो आपका आर्टिकल नंबर 368(2) में बताया गया है, दो बातें। पहला है आपका
संसद, ठीक है। संसद मतलब समझ रहे हो, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के पार्ट कितने होते हैं, पढ़ा होगा आपने। संसद के पार्ट 3 हैं, 3 हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो संसद ही उच्च है मेन चीज, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति तो संसद के पार्ट ही होते हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पर। तो संसद, जो पहला बात की जाती है स्पेशल मेजॉरिटी की, तो संसद की क्या है, विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। अब यहाँ पर संसद की विशेष बहुमत द्वारा यहाँ पर गणित दूसरी हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर पहला पॉइंट बनता है आपका, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 545 मेंबर हैं लोकसभा में। विशेष बहुमत वाला समझना, स्पेशल मेजॉरिटी होती क्या है, आर्टिकल नंबर 368 के संबंध में, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 61 में अलग परिभाषा है, आर्टिकल 249 में देखो तो अलग परिभाषा है स्पेशल मेजॉरिटी की, ठीक है। तो ये सब अलग अलग बातें, यहाँ पर 368 की मैं बात कर रहा हूँ। अब लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी आपको लेनी है, ठीक है। एग्जाम्पल लिया जा रहा है 545 सीटों का। तो संविधान में लिखा है स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी है कि जो सदस्य की संख्या है, ठीक है, सदस्य की संख्या, ठीक है, सदस्य की संख्या, संसद लिखा रहा है, तो यहाँ पर आप स्पेशल मेजॉरिटी में लिखो सदस्य की संख्या, सदस्य की संख्या, ठीक है, सदस्य की संख्या, यहाँ पर कुल लगा लो, ठीक है, टोटल कुल सदस्य की संख्या का बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी की बात की जा रही है यहाँ पर, कुल सदस्य संख्या की संख्या का बहुमत प्लस 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 क्या, प्लस जो सीट यानी प्रेजेंट मेंबर, ठीक है, प्रेजेंट प्लस वोटिंग, प्रेजेंट प्लस वोटिंग का कितना, 2/3, 2/3 बहुमत, ठीक है। तो प्रेजेंट प्लस जो है वोटिंग का 2/3, अगर इस तरह पूरा कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तब तो बिल जो है वो माना जाएगा कि विशेष बहुमत द्वारा वो पास हो गया। समझ में थोड़ा कम आया होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल यही बात कर लेते हैं, 545 सीटें हैं लोकसभा की। अब यहाँ पर कुल जो स्ट्रेंथ है 545 है, इसका अगर बहुमत निकालोगे यानी मोर देन 50% अगर करोगे तो 27 दूनाई 54, 3 दूनाई 6, यानी 273 सीटें ये बनेंगी मेजॉरिटी वाली। तो 273 सीटें मेजॉरिटी वाली हो गई। इसके साथ ही दूसरी जो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, दूसरी कंडीशन यहाँ पर मान लीजिए प्रेजेंट हो रहे हैं, प्रेजेंट प्लस वोटिंग, प्रेजेंट होना ज़रूरी है, साथ साथ वोट भी करें, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए आप 400, कितने, 400 लोग प्रेजेंट हुए मेंबर, ठीक है, 4 MP प्रेजेंट हुए और 400 लोगों ने वोटिंग किया। तो इस 400 का कितना ले लो, 2/3 यानी 2/3 बहुमत, ठीक है। तो कितना बन जाएंगे, 4/3 का मतलब हो गया 1.33, 26, यानी कि 200 लगभग 67, ठीक है। तो 267 जो है ये हो गए, ठीक है, 267 यानी 400 लोग जो रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें क्या है प्रेजेंट हुए, और 400 लोगों में 2/3 निकालोगे तो 2/3 बहुमत यानी 267 बनेगा। तो बिल क्या है, पास हो जाएगा। बिल लोकसभा में जो आया बिल है वो क्या है, पास मान लिया जाएगा। अब इस गणित को समझ रहे हो आप, इस तरह का अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर आप सपोज करो जैसे कि बीजेपी रूलिंग पार्टी है, और इस समय वर्तमान में देखेंगे तो बीजेपी की मुझे लगता है 301 सीटें हैं, ठीक है, बीजेपी में बात कर रहा हूँ, मिला उला के इनकी 325 के आसपास, ठीक है। तो बीजेपी की जैसे कि 301 सीटें हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई चीज़ इनको, कोई बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है बीजेपी वालों को, ठीक है, यानी जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी की। अब ये क्या करेंगे भाई, अपने बुला लिए 300 को क्या है बुला लिए, बोलो तुम चले जाओ 300 लोग, और यहाँ पर कुल सदस्य संख्या भी आ जाओ, ये लोग पक्ष में आ जाएंगे, ठीक है। तो 300 इधर हो गए, ये संख्या तो पूर्ण कर लिया। और विपक्ष में मान लो कोई आया ही नहीं, विपक्ष वाले क्या है आए नहीं, ठीक है, विपक्ष वाले क्या है आए ही नहीं रहे हैं। अब ये 300 यहाँ पहुँच गए, बीजेपी वाले जितने सांसद रहे हैं, ठीक है। अब 300 लोग मान लीजिए यहाँ भी पहुँच गए, यही लोग प्रेजेंट हुए, यही लोग वोटिंग कर दिए,
ठीक है, 2/3 इनका कर दोगे तो 200 हो जाएंगे, तो क्या है, बिल पास हो जाएगा। तब भी बिल क्या है, बहुमत से पास हो गया, स्पेशल मेजोरिटी हो गई पास। लेकिन अब मान लीजिए इस समय तो वैसे है नहीं, कांग्रेस की जो सीटें हैं लगभग पूर्ण है ही नहीं, विपक्ष के लिए 10% होना जरूरी होता है, 10% भी नहीं है, ठीक है, 54-55 सीट नहीं, उनकी सीटें जो है वो 53-53 के आसपास हैं सीटें, ठीक है। मान लीजिए अब सपोज कर लो कि जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको पता चल जाता है, उनको पता चल जाता है, मान लो ठीक है, पता चल जाता कि अरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है, चलो भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुँचो फटाफट लोकसभा में, देखते हैं कैसे पास होता है बिल। अब 300 तो बीजेपी वाले है ही ऑलरेडी, ठीक है, अब मान लीजिए 500 पहुँच गए, 2 और अदर पार्टियों से पहुँच गए वहाँ पर, ठीक है। अब राहुल गांधी भी मान लो और बुला लिए, चलो चलो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है, पहुँचो जल्दी वहाँ, देखते कैसे बिल पास होता है, पहुँच गए मान लो। उनका मन है कि नहीं ऐसा अमेंडमेंट ठीक नहीं है, नहीं पास होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए सपोज करो 500 लोग हो गए कुल मिला के, ठीक है, 500 लोग हो गए। अब विशेष बहुमत के लिए भी क्या होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, इसका 2/3 बहुमत तो होना चाहिए 500 का। तो जब ये 2/3 निकालोगे 500 का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 500 पहुँच चुके हैं वहाँ पर, इसके उसमें 500 क्या है, पहुँच गए हैं वहाँ पर। तो इसका अगर 2/3 निकालोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, यानी लगभग जो है 334 आएंगे, ठीक है। अब 334 मेंबर जो है बिल के पक्ष में होने चाहिए, तब बिल को जो है विशेष बहुमत से जो है माना जाएगा पास, ठीक है। अब यहाँ पर पेज ये फंस रहा है कि बीजेपी वाले मान लीजिए 300 सांसद हैं, अब 300 तो पक्ष में कर देंगे, 300 क्या है बिल के पक्ष में कर देंगे, लेकिन होने का क्योंकि 500 पहुँच चुके हैं ना लोकसभा में, अब होने कितने चाहिए थे, 2/3 होने चाहिए 334, लेकिन तीनों से हो रहे हैं। अब यहाँ पर पेंच फंस जाता है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं क्या होता है विशेष बहुमत, ठीक है। तो बिल क्या है, रुक जाएगा, पास ही नहीं होगा लोकसभा में। तो इस तरह जो है राज्यसभा में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करना है तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से जो है पास होना ज़रूरी हो जाता है। तो ये बातें आशा करते हैं समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आशा करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से ज़्यादा स्टेट की जो बात की जाती है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, स्पेशल मेजॉरिटी तो रहेगा ही, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी तो रहेगी ही, साथ ही साथ जो है आधे से ज़्यादा जो है जो राज्य हैं उनकी विधानमंडल की जो है सहमति जरूरी हो जाती है, ठीक है। तो वो जो हो जाता है आपका तीसरा अमेंडमेंट, ठीक है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया। अब यहाँ पर अपने एग्जाम के पॉइंट आप भी समझते हैं क्या क्या चीज़ें किन में होती हैं। अब एक सरसरी निगाह से देखते चलो, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लो अगर पूछा जाता है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन करने की अगर ज़रूरत है तो किस तरह के बहुमत की यानी किस तरह के अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, तो साधारण बहुमत से जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है। साधारण जो बहुमत से जो है वो क्या है अमेंड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह क्या रहा, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है, उसमें कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, 368(2) के तहत साधारण बहुमत से काम हो गया वहाँ पर। तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन की अगर बात हो, या नए राज्यों का निर्माण और उनके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों का नाम परिवर्तन की अगर बात हो, तो साधारण बहुमत की आवश्यकता है, कोई स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। राज्य विधान परिषद की समाप्ति या निर्माण की अगर बात की जाती है, जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि वर्तमान में अगर देखोगे तो यूपी है, इधर बिहार भी है, इसके बाद इधर महाराष्ट्र है, ठीक है, और ये ऐसे स्टेट हैं जिनमें कि राज्य विधानमंडल के साथ साथ राज्य विधान परिषद भी है। और नीचे जाओगे साउथ में तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना इससे लगा हुआ है, इसके बाद कर्नाटक है। तो ये 3 और 6 स्टेट हैं जिसमें कि राज्य विधानमंडल के साथ साथ राज्य विधान परिषदें भी हैं। अब यहाँ पर राज्य विधान परिषद की समाप्ति या निर्माण की जो बात आती है, साधारण बहुमत से बात की जाती है। जैसे कि न्यूज़ में रहा है जो ममता बनर्जी रहीं वो अपने यहाँ चाह रही हैं हमारे यहाँ भी राज्य विधान परिषद हो, अभी वहाँ पर राज्य विधानमंडल ही है। तभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि वो प्रधानमंत्री जी से क्या है मुलाकात की थी इस संबंध में, ठीक है। और यहाँ से आपसे एक ये भी इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि राज्य विधान परिषद की समाप्ति हो या इसका जो है निर्माण करना हो, क्रिएशन हो, तो आर्टिकल याद रखना 169 की बात की जाती है, ठीक है। कि राज्य विधान परिषद का गठन करना है और उसकी समाप्ति अगर करनी है तो आर्टिकल नंबर 169 जो है उससे संबंधित है, ठीक है। दैट इज एवोल्यूशन ऑफ क्रिएशन या लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो याद रखना है विधान परिषद का
गठन या निर्माण करना है या समाप्ति करनी है तो आर्टिकल नंबर 169 जो है उससे संबंधित है, या इससे आपसे पूछा जा सकता है। न्यूज़ में भी रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि आंध्र प्रदेश भी चाह रहा है कि जो विधान परिषद है उसकी समाप्ति की जाए। तो ये सब हैं बातें। अब साधारण बहुमत की ज़रूरत है, ठीक है, तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा में इसके लिए साधारण बहुमत से काम होगा। तो वही जो है ममता बनर्जी है प्रधानमंत्री से मुलाकात की रही, ठीक है, ये न्यूज़ में आपके रहा होगा। इसके बाद दूसरी बात की जाती है, दूसरी अनुसूची से संबंधित कुछ अगर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो और उसके बाद उच्चतम न्यायालय एवं अवर न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित कुछ बात है, तो उसके लिए बिल्कुल साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है, स्पेशल मेजॉरिटी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति अगर करनी है, जैसे कि आपने देखा होगा जनसंख्या जो आपका CEA रहा, काफ़ी चर्चा में रहा है, तो साधारण बहुमत से यहाँ पर काम हुआ है, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण करना है या केंद्र शासित प्रदेश का गठन करना है, जैसे कि JNK किया गया अलग, ठीक है, लद्दाख वगैरह बना है। 5वीं अनुसूची, ठीक है, 5वीं अनुसूची आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। तो 5वीं जो अनुसूची है वह स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड जो ट्राइब हैं उनसे संबंधित है, ठीक है। और 6ठी अनुसूची जो पूछी जाती है, यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, आपको शब्द याद रखना है AM TM करके, ठीक है, AM और TM। ए से हो जाएगा असम और यम से मेघालय, T से त्रिपुरा और आपका जो यम है इससे हो जाएगा मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये जो है 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो इनसे संबंधित कुछ भी अगर बातें हैं, कुछ अगर चेंज परिवर्तन ये सब करने हैं, ठीक है, आपने देखा, तो यहाँ पर आपको जो है एक साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। साधारण बहुमत क्या होता है आपने समझ लिया है। दूसरी बात आती है स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत कब पड़ती है, यदि कोई मूल अधिकार में कोई संशोधन आपको करना है, राज्य के निदेशक तत्व हैं उनसे संबंधित कोई संशोधन करने हैं, या वह सभी उपबंध जो पहली श्रेणी यानी कि जो साधारण बहुमत से आ रहे हैं, या तीसरी श्रेणी का मतलब यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से ज़्यादा स्टेट की सहमति, ठीक है। स्टेट मतलब स्टेट जो विधानमंडल है उनकी सहमति की बात की जाती है। तो ये सभी के सभी जो है वो विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार में परिवर्तन करना है तो किस तरह के संविधान संशोधन की ज़रूरत है, या नए राज्यों का प्रवेश या गठन की अगर बात करनी है तो किस तरह के संविधान संशोधन की ज़रूरत है। ये सब बातें पूछी जाती हैं आपसे एग्जाम में, तो याद रखना है इन सबको, ठीक है, ध्यान देना है। कुछ और पूछा जा सकता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस राज्यों के अनुमोदन में संशोधन, यानी कि राज्य की जो विधानमंडल है वहाँ से भी, जैसे कि आपके भी स्पेशल मेजॉरिटी तो पास ही हो जाए, अगर राज्य से संबंधित पास कराना है, जैसे कि 28 स्टेट है मान लो, तो इसमें से 15 स्टेट की सहमति होना ज़रूरी है। 15 स्टेट की जो राज्य विधानमंडल है इनकी सहमति होना ज़रूरी है, तो उसको विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुमोदन से संशोधन के तहत माना जाएगा। इसमें क्या क्या बातें आती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन का प्रोसीजर है, अगर इसमें संबंधित कुछ संशोधन अगर आपको करना है तो आपको विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन संशोधन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पर समझना है, अब जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है ना, तो उसमें जो राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी तो जाके वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए आप समझिए वहाँ कहीं ना कहीं जो है राज्यों से थोड़ा जो है वो प्रभाव पड़ रहा है अमेंडमेंट से, इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि राज्य के जो है 50 यानी कि राज्य जितने हैं उनके राज्यों से बहुमत भी जो है विधानमंडल का बहुमत भी क्या है प्राप्त हो, इसलिए बात की जाती है, ठीक है, समझो यहाँ पर, तो दिमाग में आपकी चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा कहा जा रहा है संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार अगर करना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट की जब बात आती है तो स्टेट की ही बात आ जाती है, तो स्टेट से संबंधित वहाँ पर प्रोविजन्स आने लगते हैं, इसलिए स्टेट की ज़रूरत होने लगती है, ठीक है। क्षेत्राधिकार हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के गठन क्षेत्राधिकार है। संसद में राज्यों का अस्थायी प्रतिनिधित्व की अगर बात आती है, ठीक है, इससे संबंधित अगर कुछ संशोधन करना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भी अगर कोई संशोधन करना है तो इसके लिए भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ राज्य के जो है बहुमत जो विधानमंडल है उनका भी बहुमत जो है ज़रूरी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही 7वीं अनुसूची में जो वर्णित सूचियाँ हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट है, इनमें अगर कुछ संशोधित कर रहे हैं आप तो यहाँ पर भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ जो है राज्य विधानमंडल की विशेष जो है साधारण बहुमत भी क्या है ज़रूरी हो जाता है, यानी कि 28 स्टेट मान लो हैं तो 15 स्टेट जो है राजी हों उसके लिए, ठीक है।
अब यहाँ पर एक भी आपके क्वेश्चन ये भी दिमाग में बन रहा होगा कि जैसे कि अब कोई विशेष बहुमत से पास हो चुका है, राज्यसभा में भी पास हो गया, विधानसभा में भी पास हो गया, लेकिन अब राज्य जो 15 राज्य को सहमति देना, वो 15 राज्य के जो विधानमंडल अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका कोई टाइम लिमिट निर्धारित है क्या? कोई टाइम लिमिट निर्धारित नहीं है संविधान में। ठीक है, जब तक मर्जी अपना लटका के रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने बहुत सारे बिल देखे होंगे, लटके पड़े होंगे आपकी। ठीक है, चलिए, तो ये रहा इंपॉर्टेंट तथ्य रहे। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले तथ्य हैं। तो ये आपका बेसिक रहा है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए दोस्तों। टाइम लगा, लेकिन आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया ज़रूर होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला संशोधन संविधान। ठीक है, तो पहला जो संविधान संशोधन रहा वह 1951। ठीक है, पहला संविधान संशोधन जो अधिनियम है 1951 का। इसके तहत हुआ क्या है कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। इससे जो संबंधित है 9वीं अनुसूची, वह भूमि सुधार से है। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि भूमि सुधार से कुछ अधिनियमों और विनियमों को जो मान्यकरण दिया गया वो संविधान के कौन सा संशोधन से संबंधित है, तो पहला संविधान संशोधन है। साथ ही साथ आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान के तहत जोड़ा गया है, तो पहले संविधान के तहत जोड़ा गया है। इसके साथ ही साथ जो है आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो आर्टिकल नंबर यहाँ पर तो नहीं लिखा है, आर्टिकल नंबर 31A और 31B। ठीक है, किस संविधान के तहत संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो ये हो गया आपका इम्पॉर्टेंट तथ्य रहा पहला संविधान संशोधन से। ठीक है, अगला जो इम्पॉर्टेंट संशोधन है वो है आपका 7वां संविधान संशोधन। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले की 3 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों के विभाजित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपका ये भी सवाल बनता है आपके एग्जाम में कि भाषाई राज्यों को जो गठन किया गया, सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था भाषाई आधार पर, तो वो था आंध्र प्रदेश। याद रखना है, आंध्र प्रदेश। कब? 1956 में। ठीक है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। अगला जो संविधान संशोधन है महत्वपूर्ण, वो है 10वां संविधान संशोधन। इसके तहत दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। कब? 11 अगस्त 1961 को। ठीक है, तो पहले दादरा और नागर हवेली पे जो कब्जा रहा है वो पुर्तगालियों का कब्जा रहा है। ठीक है, और इसको जो है संविधान संशोधन कौन से? 10वें संविधान संशोधन के तहत 1961 में इसको जो है भारत में क्या है, मिला लिया गया। ठीक है, तो भारतीय संघ में जोड़ दिया गया। अब क्या है इससे इंपॉर्टेंट तथ्य ये भी है, आप जानते हैं कि अब वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं प्लस 8 यूनियन टेरिटरी है। अब 2 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, एक तो दादरा और नागर हवेली हुआ करती थी और दूसरा दमन दीव। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। ये करंट की न्यूज़ है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो दादरा नागर हवेली और दमन दीव को क्या है, मर्ज कर दिया गया। अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका संविधान संशोधन नंबर 11वां है आपका इम्पॉर्टेंट। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, कि संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है, तो 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। अगला संशोधन है आपका गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ में शामिल किया गया और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। ठीक है, तो 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ में शामिल किया गया एज अ केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब जानते हैं कि गोवा अपना क्या है, एक जो है राज्य है। तो गोवा को जो है भारतीय राज्य का जो दर्जा दिया गया है वह 30 मई 1987 ईस्वी को, और यह 26वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है इसको। कौन सा? 26वां। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 56वां। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। गोवा को भारतीय संघ में मिलाया जो गया वह 1962 ईस्वी में। ठीक है, और इसको जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है वह वर्ष 1987 में 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया गोवा को। किस संविधान संशोधन के तहत? 56वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला संविधान संशोधन है आपका 24वां।
तो 24वां संविधान संशोधन के तहत क्या रहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में, जैसे कि अभी आप पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, संविधान संसद के किसी भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन क्या है, कर सकती है। बशर्ते क्या है, बशर्ते क्या, आर्टिकल नंबर 13 आ जाता है और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर उसके मूल ढांचे का कोई हनन नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें ध्यान देनी है। तो 24वां संविधान संशोधन रहा है कि संविधान संसद क्या है, संसद को पावर, ठीक है, संसद को क्या है, पावर दे दी गई कि संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला है आपका 31वां संविधान संशोधन। तो इसके तहत क्या है, लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या वर्तमान में आप देख रहे हैं 500 कितना है, 45, ठीक है। तो पहले ही हुआ करती तो 525, इसको बढ़ाकर किया गया 545, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 31वां। तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व में इसमें क्या है, 25 पहले हुआ करता था, इसको घटाकर 20 कर दिया, जो कि वर्तमान में है। तो 525 से बढ़ाकर लोकसभा की सीटें कर दी गई 545 और 25 जो केंद्र शासित वाली रही इनको 20 कर दिया गया। तो टोटल जो है 545 सीटें, ठीक है। तो ध्यान देना है। अगला जो संविधान संशोधन है दोस्तों वो है 35वां। 35वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, 1974 में सिक्किम का जो है संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया, ठीक है। तो ध्यान देना है, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लगाएंगे 36वां संविधान संशोधन। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया है 22वें राज्य के रूप में, ठीक है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का जो दर्जा प्रदान किया गया वो तो 36वें संविधान संशोधन के तहत किया ही गया 1975 में। लेकिन उसके पहले जो है भारत संघ में जो मिलाया गया सिक्किम को वो 35वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो ध्यान देना है, इन दोनों में अगर कोई पूछा जाता है, मान लो सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा जो समाप्त कर उसे संबंध यानी भारत संघ में शामिल किया गया, कब, तो 35वें, और पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 36वें, ठीक है, 36वें संविधान संशोधन के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 39वां संविधान संशोधन, ठीक है। जो महत्वपूर्ण संशोधन है आपके वही एग्जाम में पूछे जाने वाले, उन्हीं को यहाँ पर कवर कराया जा रहा है, ठीक है, जो अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। 39वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ है, इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू से क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू से क्या है, मुक्त कर दिया गया है 39वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का हो, उपराष्ट्रपति का हो या लोकसभा जो स्पीकर हैं, इनकी निर्वाचन की पद्धति संबंधित जो विवाद हैं इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ठीक है। ध्यान देना है। कौन सा संविधान संशोधन, 39वां। जुडिशियल रिव्यू का जो आर्टिकल है कौन सा आता है दोस्तों, 137। अगला इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जो है 42वां संविधान संशोधन, जिसको इसमें क्या है कि बहुत सारे इसमें संविधान के बहुत सारे आर्टिकल अमेंडमेंट किए गए, संविधान बहुत कुछ जोड़ा गया, इसलिए इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान देना है, संविधान का कौन सा संविधान संशोधन है जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, संज्ञा इसको दी जाती है, तो यह है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा, 42वां, ठीक है। मान लो अगर आप 42 और 44 में कन्फ्यूज हो रहे हो कि 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है या 44वां, तो मिनी का मतलब क्या है, छोटा, छोटा क्या है, 42 जो है 44 से छोटा है। तो कन्फ्यूज होने ना होने के लिए यहाँ पर आपको इस वर्ड को पकड़ लेना है, मिनी का मतलब छोटा, यानी 42, 44 थोड़ा बड़ा हो जाएगा इससे 42 से, ठीक है। इस तरह थोड़ा ध्यान देना है। अब यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन को क्या है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का संज्ञा दी गई है, और इस संशोधन के अंतर्गत मुख्य जो हुए हैं संविधान संशोधन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है इसमें आप जानते हैं संविधान संशोधन किया गया है, ठीक है। और इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए हैं, 3 शब्द जोड़े गए हैं, एक है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। इसको याद कैसे रखना है 3 शब्द को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है, याद रख सकते हैं आप। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, आपको मालूम है सपा, सपा एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। जानते हैं राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में
8 ही हैं पूरे भारत में। अब यहाँ पर सपा जो है एक राज्य स्तरीय पार्टी है और सपा का फुल फॉर्म होता है समाजवादी पार्टी। अब यहीं से आपको निकाल लेना है सपा, 3 शब्द को जोड़ा गया है सपा, ठीक है। सा से हो जाएगा समाजवादी और पा से निकाल लेना आप पंथ निरपेक्ष, आ सपा आ से अखंडता, ठीक है। तो सपा को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। सपा से याद आ जाएगा आपको समाजवादी निकल आएगा आपका, और पी से पंथ निरपेक्ष कर लेना और आ सपा आ, ठीक है, आ से अखंडता। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 42वें। ये भी आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना में 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, तब आपको सपा याद कर लेनी है। सपा, सा से समाजवादी, पा से पंथ निरपेक्ष, सपा आ से अखंडता, ठीक है। इस तरह कर लेना है भाई। सपा को अलग अलग करोगे तो क्या होगा, सा करोगे फिर प्लस आ करके इसे लिखते हो, तो इस तरह पा को अलग कर लेना, पा प्लस आ के नीचे हलंत वाला, ठीक है। चलो, अब इतना स्टोरी आपको बता दी गई, आपके दिमाग में रहेगा चीज़ें। दूसरी बात यह है इसमें कि सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर क्या है, सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब ये सर्वोच्चता समझ नहीं आई होगी, क्या ये सर्वोच्चता किया गया? देखिए, जैसे कि मूल अधिकार में, जैसे कि आप ले लीजिए आपका ले लीजिए मूल अधिकार में, मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर आप ले लीजिए आर्टिकल नंबर 16, तो ये मूल अधिकार है आपका भाई। मूल अधिकार है कि भाई आपका इक्वलिटी, जो आपके पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, क्या है उसमें आपको जो है सबको समानता रहे, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ठीक है, उसमें कोई भेदभाव ना हो। लेकिन वहाँ पर भी देखते हैं क्या है, आरक्षण आ जाता है, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट कुछ हो रहा है, नौकरियाँ निकलती हैं सरकारी, तो स्टेट में क्या है कि जैसे ओबीसी अपने उत्तर प्रदेश का देख लो, तो 5 साल का क्या आरक्षण मिल जाता है उनको, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत होता है, तो कि भाई जो स्टेट हैं, डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी आप पढ़ते हो, है ना, डीपीएसपी आप पढ़ते हो, तो उसमें क्या है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसका उद्देश्य ही है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपना किसी का ओबीसी आरक्षण भी देख लो, स्टेट में, अपनी स्टेट में क्या है, उत्तर प्रदेश में 5 साल का है, वही सेंटर में कितने 3 साल का चलता है, तो 5 साल का है। तो स्टेट जो है डिसाइड कर लेती है, ठीक है। अब कहीं कहीं स्टेट में देखते हो चलता है, धरना प्रदर्शन होता है कि आरक्षण की बात होती है, ये बात मुद्दे उठा देते हैं लोग, इतना आरक्षण दो, उतना आरक्षण दो, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पर बात की जा रही है कि सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई कि संविधान के संशोधन के तहत 42वें। इसमें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल नंबर 39B वगैरह जोड़े गए हैं नीति निर्देशक में, आगे चल के देखते हैं। ऊपर ऊपर मोटा मोटा समझो आप कि सर्वोच्चता का मतलब क्या आपको समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ मूल अधिकार में क्या है कि भाई सबको समानता, लेकिन क्या है कि जब डीपीएसपी की बात आ जाती है तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कल्याणकारी राज्य के लिए वो अपना कुछ आरक्षण वगैरह दे देती है, इस तरह आप समझो। तो इसलिए सर्वोच्च हो गया डीपीएसपी वाला काम, ठीक है। इस तरह आप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है संविधान में 10 मौलिक जो कर्तव्य जोड़े गए हैं। सबसे पहले आप जानते हैं मौलिक जो आपका मूल संविधान रहा है उसमें मौलिक कर्तव्य तो था नहीं, मौलिक कर्तव्य को आप जो जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत भाई पहले मूल अधिकारी था, लेकिन अब बाद में हुआ न कि स्वर्ण सिंह समिति आई। कौन सी समिति संबंधित है, स्वर्ण सिंह। तो स्वर्ण सिंह समिति आई, जब इन्होंने रिकमेंड किया कि जनता मूल अधिकारी थोड़ी ना, कुछ उनके कर्तव्य भी तो होने चाहिए, तो मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया, ठीक है। मोटी मोटा समझते चलिए आप। तो मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया और स्वर्ण सिंह समिति के तहत, ठीक है। तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे शुरुआती दौर में 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। एक और जोड़ा गया आगे चल के, यहाँ पर देख लो, ठीक है। बताया भी गया है कि संविधान के 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 51A जो है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। पार्ट अगर देखोगे तो भाग 4 का है, ठीक है। ये सब आपसे पूछे जाते हैं। देखिए आप जो है संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, और आर्टिकल जो है आप कम से कम 1 से लेकर के यानी डीपीएसपी तक तो रट्टे होने चाहिए। डीपीएसपी का मतलब आर्टिकल नंबर आपको
51 DPSP हो गया आपका, मूल कर्तव्य हो गया, ठीक है, यानी भाग 4 का तक, यानी 1 से लेकर 51 का तक तो आपको बिल्कुल आर्टिकल रट्टे होनी चाहिए, ठीक है। यहीं से ज़्यादा आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं। फिर उधर आगे जाओगे आपसे, फिर संसद से संबंधित पूछेंगे, फिर 76 पूछ लेंगे, फिर 61 पूछ लेंगे, इस तरह पूछते जाएंगे, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट, लेकिन 51 तक आपको रटे होने चाहिए किसी भी कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपका जो पर्पज़ है वो है कि संविधान संशोधन के तहत कौन सा संविधान किया गया, यही कवर करना है, ठीक है। तो 11वां मूल जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51 का में जो है वो जोड़ा गया कि जो माता पिता हैं या जो कोई संरक्षक है, ठीक है, जिसके माता पिता नहीं होते हैं तो केयर टेकर ही होते हैं, संरक्षक हैं, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु की वाले बच्चों को क्या है शिक्षा के अवसर जो है वो प्रदान करें, ये भी मूल कर्तव्य में जोड़ दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत और क्या हुआ है कि संशोधन के तहत जो वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों का जो है राज्य सूची से हटाकर उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक है। वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि। और 42वें संविधान संशोधन के तहत ही राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार या सलाह मानने को जो है वो बाध्य किया गया, ठीक है। आर्टिकल नंबर 74 पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। ये बात कही गई है कि जो राष्ट्रपति हैं, आप जानते हैं राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, और मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये क्या है, अध्यक्षता करते हैं। तो आप क्या है, इनडायरेक्टली अगर देखोगे तो नियंत्रण किसका है, PM का ही होता है, इनडायरेक्टली देखोगे, ठीक है। और वैसे कहा जाता है राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं तो हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। अब यहाँ से एक चीज़ और है, आर्टिकल नंबर 74 आ रहा है, तो यहाँ पर मेरे दिमाग में और चीज़ें हैं। आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि संविधान में, जैसे कि पूछा जाता है, एक प्रश्न बनता है आपका कि संविधान में बजट कौन से आर्टिकल में मेंशन है। आर्टिकल नंबर 110, 111, 112 या ननाब देबा। तो आपका आंसर क्या होगा, 112, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि बजट शब्द संविधान में मेंशन ही नहीं है, जो कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर जाना जाता है, वही मेंशन है, ठीक है। तो बजट नहीं मेंशन है संविधान में, ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है अक्सर कि संविधान में जो मंत्रिपरिषद शब्द है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 74 है, 74 आर्टिकल, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है राष्ट्रपति को जो सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया, आर्टिकल 42वां संविधान संशोधन है। अब बात करते हैं 44वां। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को प्राप्त, जो पहले मूल अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, अब इसको हटा करके एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और आर्टिकल नंबर यह 300A में जो है इसको डाल दिया गया है, एक आर्टिकल बना करके, ठीक है, जो कि आप पार्ट नंबर 12 पढ़ते हैं, ठीक है। भाग 12 में जो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट की बात की जाती है, ठीक है। तो आप वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो याद रखना है, अगर पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है, अक्सर पूछा जाता है, तो विधिक या कानूनी अधिकार है। आर्टिकल कौन सा है, 300A, 300 का, ठीक है। अगला है 44वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। अब जैसे कोई भी बिल पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे तो इनको जरूरी हो जाता है देना सहमति, लेकिन अदर कोई बिल अगर है, साधारण जैसे बिल हो गया आपका जा रहा है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको वापस भेज सकते हैं, इसको फिर से देखो राज्यसभा में तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। तो अपना भेज देंगे, इसको कहेंगे इसमें कुछ आप सोचो विचारो, इसमें और इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह अपना पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो ये शक्ति जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत दी गई राष्ट्रपति जी को, तो ये 44वें, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद हैं इनको हल करने की अधिकारिता जो प्रदान की गई, ये भी 44वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को, ठीक है। बाकी और जो संबंधी विवाद होते हैं जानते हो, वो जो है चुनाव आयोग करता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधी कोई विभाजन तो ये उच्चतम न्यायालय को जो है हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं, मतलब समझ रहे हो ना इसका कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, क्योंकि भाई राष्ट्रपति ही तो चुनाव आयुक्त वगैरह को नियुक्त करते हैं, है ना। अब अगर वही इनके चुनाव के निपटारे की बात करेंगे तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे थोड़ा वो इंडिपेंडेंसी जो है वो नहीं रहेगी, इसलिए बात की जाती है वो उच्चतम न्यायालय को,
ठीक है, निर्वाचन संबंधी विवाद हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई है। इस तरह कॉमन सेंस लगाएंगे तो आ जाएगा प्रोविजन समझ में। चलो अगली जो बात है 44वें संविधान संशोधन के तहत तो ये है कि राष्ट्रपति आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से आर्टिकल जो है वो निलंबित नहीं होते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं। तो ये है आर्टिकल नंबर 20 और 21, ध्यान देना है। और यह प्रोविज़न जो जोड़ा गया कि निलंबित नहीं होंगे, कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें। ठीक है, अगला आपका इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, दैट इज 52वें संविधान संशोधन अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना है ये संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, जो दल बदल कानून की बात करता है। इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यों, संसद का मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन करके जाते हैं, यहाँ पर चुनकर वाली बात की जाती है। ठीक है, दल बदल उन्हीं पे लागू होता है। राज्य विधानमंडल जो MLA होते हैं, ठीक है, यही लोग डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और इन्हें पे अप्लाई होता है। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों और सांसदों को मामले में अयोग्य घोषित करने की जो मान्यता है वह 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची जो है संबंधित है। नोट आपको ध्यान क्या देना है दोस्तों, जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर वो उन्होंने चुनाव लड़ रखा, मान लीजिए कोई बीजेपी से चुनाव लड़ता है और जीत जाता है और बाद में क्या है वो पार्टी बदलने की कोशिश करता है, तो दल बदल कानून के तहत क्या है वो सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर मान लीजिए वैसे वर्तमान में आप 301 मान लीजिए 300 बीजेपी के सांसद बने हैं, अब उसमें से चाह रहे हैं एक तिहाई सांसद चाह रहे हैं कि अब हम अलग दल बना लेंगे, अलग दल बनाना चाहते हैं, तब उन पर ये एंटी डिफेक्शन जो लॉ है आपका, यानी दल बदल जो कानून है 10वीं अनुसूची, तब ये लागू नहीं होगी, ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 98वां संशोधन अधिनियम 1987 का। तो 98वें संविधान 98 कह रहे हैं 58वां है नहीं 58। ठीक है, तो 58वां जो संविधान संशोधन है इसके तहत क्या हुआ है, हिंदी भाषा में उपलब्ध कराए जाने या प्रकाशित कराए जाने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, अब संविधान जो आपका संविधान है पूरा, ठीक है, वो क्या हिंदी में था, वो सॉरी इंग्लिश में हुआ करता था, लेकिन इसको जो है 1987 में, कब 1987 में 98वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, इसका एक हिंदी में भी उपलब्ध कराओ। ठीक है, हिंदी भाषी बनो, भारत में क्या है सब हिंदी ज़्यादा है। चाहे ये समझ गया आ गया होगा आपको। अगला है आपका 61वां दोस्त। 61वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो पहले वोटिंग का राइट दिया करते थे संविधान के तहत, ठीक है, अब अक्सर आपसे ये भी पूछा जाता है कि वोट करने का जो अधिकार है वो विधिक अधिकार है या आपका संवैधानिक अधिकार है, क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन काफ़ी डिस्प्यूटेड भी रहा आयोग के द्वारा। ठीक है, UPSC में भी पूछा गया विधि कानून है या जो है आपका संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, वोटिंग का जो अधिकार है आपका एक कानूनी अधिकार है, आयोग ने ये आंसर माना है। ठीक है, क्योंकि पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है उसके तहत जो है ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, वोटिंग का अधिकार। तो ध्यान देना है कि 21 वर्ष से घटाकर, सॉरी यहाँ पर 21 लिखा है क्या, इसको 18 कर लीजिए। ठीक है, 18 वर्ष। तो नागरिकों को मतदान करने की जो न्यूनतम आयु हो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन के तहत किया गया है, 61वें संविधान संशोधन के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला जो संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट दैट इज 69वां। इसके तहत क्या हुआ कि संघ शासित प्रदेश दिल्ली को, किसको, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया और दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था जो है की गई। कौन से संविधान? 69वां। अगला जो इम्पॉर्टेंट है वो है 73वां संविधान संशोधन, जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला है। वो ये है कि संविधान जो पंचायती राज व्यवस्था है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 73वां संविधान संशोधन है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में 11वीं अनुसूची को भी इसी संविधान के तहत जोड़ा गया है और भाग 9 जो है इससे संबंधित है, ध्यान देना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो पॉइंट है आपका 74वां संविधान संशोधन है। इसके तहत जो है भाग 9 का को जोड़ा गया है और 22वीं अनुसूची को जोड़ा गया है।
ठीक है, ध्यान देना है। पूछा जाएगा 12वीं अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन जोड़ी गई, 74वां। नौका को कब जोड़ा गया, तो 74वें, ठीक है। तो इसके तहत क्या है, पंचायती राज को आपने देखा 73वां, ठीक है। वहीं पर स्थानीय निकाय म्यूनिसिपालिटी को कब जोड़ा गया है, तो 74वें, ठीक है, ध्यान देना है। नोट ये है कि भाई जो 73वां संविधान संशोधन रहा है 25 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, जबकि जो 74वां संविधान संशोधन, क्योंकि ईयर तो वही रहा एक्ट ना, एक्ट तो वही रहा 1992, 74वां और 73वां 1992 अधिनियम तो वही साल के रहे हैं, लेकिन जो लागू की बात की जा रही है, जो पहले हुआ है पंचायती राज वाला है 25 अप्रैल 1993 से, जबकि 74वां जो रहा है वह जो है यहाँ 24 होना चाहिए। पंचायती राज दिवस इसी मनाया जाता है, ठीक है, 24 करिए, 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल 1993 से, ठीक है, क्योंकि पंचायती राज दिवस इसीलिए मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 24 कर लीजिएगा, 25 यहाँ पता नहीं कहाँ से लिखा है, ठीक है, 24। 74वां जो संविधान संशोधन है 1 जून 1993 से प्रवृत्त हुआ है, जबकि ये 1993, तो अप्रैल में हो गया 24 और ये जून में, ठीक है। चलो अगला है दोस्तों आपका 84वां संविधान संशोधन। तो 84वां इंपॉर्टेंट रहा। इसमें क्या किया गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की जो सीटों की संख्या है, इसमें जो है 25 वर्ष के लिए जो है वो, यानी 2026 तक कोई परिवर्तन न करने पर क्या है, प्रावधान किया गया है। कब तक, 2026 तक। कौन सा संविधान संशोधन है, 84वां, ठीक है। अगला है आपका 86वां संविधान संशोधन। 86वें से क्या हुआ है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है इसको जो है मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया, और जिसके तहत फंडामेंटल अधिकार यानी फंडामेंटल जो राइट है, इसमें आर्टिकल नंबर 21A को जोड़ा गया। किसको, 21A को, ठीक है। राइट टू एजुकेशन का अधिकार जो रहा है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। आप जानते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी जो है 2002 का ही है, ठीक है। तो ये जो 86वां संविधान संशोधन है, ये आपका 21A आर्टिकल जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के तहत, इतना याद रखो, जिसमें कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक किया है कि बच्चों को जो है, जो राज्य है वह निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगी, ठीक है। तो ये मूल अधिकार है, 6 से जो 14 वर्ष आए हैं उनके पास एक मूल अधिकार है, राइट है कि निःशुल्क अधिकार शिक्षा उनको क्या है, प्राप्त हो। साथ ही साथ 86वें संविधान संशोधन के तहत आप जानते हैं, अभी पढ़ के आ भी रहे हो कि जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ गया। भाई मूल संविधान में तो आपका मूल कर्तव्य था नहीं, बाद में इसको जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 42वें। उसमें 10 मूल कर्तव्य जुड़े थे, अब एक 11 नंबर का भी मूल कर्तव्य है जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। आर्टिकल याद रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो, 51 का तो है ही है, साथ उसमें के भी है, ठीक है। यानी इसको आप हिंदी में लिखोगे तो टा आएगा। चलो साथ ही साथ 86वें संविधान संशोधन के तहत एक तो आपका फंडामेंटल राइट वाला आपका जुड़ा। भाई फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 21 जुड़ गया, ठीक है, 21 का जुड़ गया। और DPSP में भी जुड़ा आपका आर्टिकल नंबर 45 चला गया, ठीक, DPSP में, ठीक है, कौन सा, आर्टिकल नंबर 45। और आपका मूल कर्तव्य वाला भी एक संविधान, ठीक है, 51 का। तो इतने संविधान में संशोधन में इतने जो आर्टिकल वो संबंधित रहे, ठीक है। भाई जो DPSP है उसमें भी तो राज्य की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। भाई राज्य की जो राज्य सरकारें हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जो राज्य हैं उनके 14 वर्ष की आयु तक की जो शिक्षा है उनको भी निःशुल्क जो है क्या है, प्रदान कराई जाए। तो ये DPSP का आर्टिकल नंबर 45 है, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 51वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या हुआ है, इसके तहत ये हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया है और लोकसभा के इंक्लूडिंग, यानी इसको मोटी मोटा समझो, जो लिखा है तो समझ में आएगा ही। जैसे कि अब वर्तमान में केंद्रीय जो मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो केंद्रीय मिनिस्टर जो है टोटल संख्या कितनी है भाई, 545 है लोकसभा की, ठीक है। तो जो सदस्य संख्या है ना, सदस्य संख्या का बताया जा रहा है कि 15% से अधिक नहीं होगा किसी भी हाल में मंत्रियों की संख्या। और यह जो प्रोविज़न है वह 51वां संविधान 91वां, ठीक है, 91 में, ठीक है, संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। याद रखना कितना, 15% से अधिक नहीं हो सकता, और ये बात की गई। साथ ही साथ राज्य विधानमंडल में भी, ठीक है, तो लोकसभा वाले भी हो गए और जो मुख्यमंत्री लोग बनते हैं
अपने साथ जो मिनिस्टर बनाते हैं उनमें भी ये बात की जाती है 15% से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेट में कंडीशन ये होती है कि 12 की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए मिनिस्टर, ठीक है। और इसके कुछ अपवाद हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, स्टेट की अगर बात की जाएगी तो 12 की संख्या कम से कम जो है वो 12 से नीचे नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में मंत्रियों की संख्या। तो और ये बात अगर की जाएगी किस संविधान किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल जो है 164 है, 164 1A, ठीक है, कि कम से कम क्या है 15% से अधिक ना हो मंत्री, ठीक है। वहीं पर केंद्रीय मंत्री का अगर आर्टिकल पूछा जाता है तो आर्टिकल नंबर 75 1A में आप देखेंगे कुल सदस्य संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविधान संशोधन कौन सा है, 91। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला इम्पॉर्टेंट है वो है 92वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या हुआ है कि इसके तहत वर्ष 2003 में बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली को जो है वो जोड़ा गया, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है क्योंकि ये लेटेस्ट जोड़ी गई हैं भाई, जो संविधान में जो भाषाएं हैं भाग 17 में दे रखा है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 343 से लेकर के 351 तक जो है वो राजभाषा के बारे में जो है वो प्रोविजंस दिए गए हैं। और भाग 17 में पूछा जाता है कितनी भाषाएं हैं, तो ध्यान देना है वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो जो है 22 भाषाएं हैं। साथ ही साथ शेड्यूल भी पूछा जाता है, तो भाषा का जो शेड्यूल है वो 8वीं अनुसूची जो है संबंधित है। भाग कौन सा है, 17 है, ठीक है। ये सब पूछा जाता है। और लेटेस्ट यहाँ पर मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है 92वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। कौन सा, 92वां। इसके बाद कोई भाषा में ऐड नहीं हुआ है, तो लेटेस्ट है, इसको ज़रूर याद रखना, बोडो, डोंगरी और मैथिली, ठीक है, और संथाली 4 हैं। इसके साथ जो 22 भाषाएं हैं आप देख सकते हैं, असमिया है, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, ठीक है। एक बार एक सरसरी निगाह से ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर पेपर टफ बनाते हैं तो दे देंगे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान में सम्मिलित नहीं है, एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। और जो पूछे जाने वाला जो तथ्य यही पूछा जाएगा कि कौन सा जो है वो लेटेस्ट जुड़ी हैं, तो ध्यान रखना है 4 हैं भाषाएं, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके बाद आपको याद रखना है कि प्रारंभ में जो मूल संविधान जब बना था उसमें 14 भाषाएं ही जुड़ी थीं, बाद में जो है सम्मिलित की गई भाषाएं 14 और 8 22, यानी 8 जो है बाद में जोड़ी गई, 4 तो अभी रिसेंट में जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो बाद में जोड़ी गई वाली कौन सी हैं, एक तो 21वें नंबर पर संविधान संशोधन किया गया, सिंधी को जोड़ा गया था, फिर कोंकणी मणिपुर को जोड़ लिया और नेपाली को जोड़ दिया गया था 71वां संविधान संशोधन के तहत 92वें में जोड़ा गया 4 को, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट, इनको जरूर याद रखना। किसको, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को, किस संविधान संशोधन, 92 में, ठीक है। इसके तहत कुछ और इम्पॉर्टेंट तथ्य ये है कि वर्तमान में ऐसी 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त है। कौन कौन सी हैं, ये 6 भाषाएं वही भाषाएं हैं जो 22 भाषाओं में शामिल हैं। तो ये तमिल है, संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ठीक है। ये वर्तमान में 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। और ये सभी की सभी भाषाएं जो हैं 8वीं अनुसूची में क्या है, सूचीबद्ध हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, ये 6 भाषाएं हो गई आपकी, ठीक है, जो कि शास्त्रीय भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। और 14 सितंबर को क्या है, ये हिंदी संवैधानिक भाषा की जो है राजभाषा के रूप में क्या है घोषित किया गया था, इसलिए क्या है 14 सितंबर को आपका मनाया जाता है हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। अब आया आपका भाई 97वां संशोधन। इसमें क्या हुआ है, इसमें जो है सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो प्रदान किया गया वो 97वें संशोधन का है, ठीक है। तो याद रखना कौन सा है, 97वां, ठीक है। इसके तहत क्या है, सहकारी समिति बनाने का अधिकार। और ये सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है मूल अधिकार के तहत मूल अधिकार भी बन गया है। तो आर्टिकल नंबर 19 1C के तहत आता है ये। सहकारी समितियां नाम का जो नया जो जोड़ा गया है भाग कौन सा अगर पूछा जाता है, जैसे भाई पंचायती राज में क्या है 9 में जोड़ा गया, पार्ट 9 रहा है, सॉरी पार्ट जो है 9 रहा है। 9A की बात करोगे, 9A में क्या जोड़ा गया, म्यूनसिपालिटी जोड़ दिया गया। और 9B में क्या जोड़ा गया है, सहकारी समितियाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर बात की जा रही है। अब जैसे कि पार्ट 22 हैं टोटल आपके संविधान में, इसी तरह जो आपकी अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और ये अनुसूची की यहाँ पर कोई बात नहीं की जाती कौन सी अनुसूची में सहकारी समिति, क्योंकि ऑलरेडी ये फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया है, ठीक है।
लेकिन वहीं पर अगर आप देखोगे पंचायत की अगर बात करोगे तो ये आपका 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और भाग 9 है। और वहीं पर अगर तुम बात करोगे 9A की यानी भाग 9 का की अगर बात करोगे तो भाग 9 का में आपका म्यूनसिपालिटी तो है ही है, साथ ही साथ जो शेड्यूल बन जाता है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो 12 जो अनुसूचियाँ हैं 22 भाग हैं, इनको देख लो, यहाँ से आपके प्रश्न बनते जरूर हैं। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला आपका 100वां संविधान संशोधन है, कौन सा? 100 नंबर। तो 100वें संविधान में क्या हुआ है, इसमें जो है आपका भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित रहा है। ठीक है, कौन से संविधान? 100वां। 101वां की अगर बात की जाए तो यहाँ पर संविधान संशोधन या यूपी पीसीएस प्रीलिम से पूछ लिया गया था ये। ठीक है, जो 24 अक्टूबर 2021 को हुआ है, पूछ लिया गया कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत जो शामिल किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? 101वां संविधान संशोधन। अच्छा, कभी कभी बिल भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बिल नंबर 122 याद रखना, और पूछा बिल नहीं जाएगा, संविधान संशोधन ही पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा बिल क्या होता है? बिल क्या है कि संविधान, जब कोई बिल भाई पेश किया जाता है पास होने के लिए, अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कोई कोई बिल जो है पड़े रह जाते हैं, पास ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसके पहले कोई 120 आया रहा होगा। ठीक है, 101, अब तो आपको समझ में आ रहा है 101 संविधान है, अब बिल तो 122 हो गया। तो कुछ बिल आए होंगे, पेंडिंगे पड़े रहे होंगे, फिर 122 नंबर वाला जीएसटी आया होगा और ये अमेंडमेंट हो गया होगा, तो 101वां अमेंडमेंट हो गया, और पड़े रह गए, अमेंडे नहीं हुए तो उनका नंबर ही नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह ये बिल है, ये नंबर दिए गए हैं। इसके बाद अगर देखोगे 102 नंबर है, तो 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित रहा? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, यह आर्टिकल नंबर 338B की बात करता है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो दिया गया है, आपका कौन सा संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया है? तो 102 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को। जैसे कि आप जानते हैं 338 और 338A, ठीक है, इसमें की बात की जाती है, एससी की बात कर ली जाती है, और इसमें एसटी की बात की जाती है। ठीक है, ये जो कमीशन है आपका वो अनुसूचित जाति का हो जाता है, और अनुसूचित जनजाति जो कमीशन है वो है 338A। ठीक है, और 338B में क्या हो जाएगा? ये बैकवर्ड वाला कमीशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐड किया गया, इसको आर्टिकल 338B को ऐड कर दिया गया 102वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट। इसके तहत यहाँ पर देखेंगे जो कमीशन है ना, एससी और एसटी वाले, ये जो कमीशन है ये पहले एक में थे, लेकिन इसको जो है आप आगे देखोगे कौन से संविधान संशोधन के तहत 8वें यानी 8 और 9 यानी कि आपका हो गया इसको 89वां संविधान संशोधन के तहत इनको अलग अलग कर दिया गया कमीशन को। आगे देखोगे, आगे बढ़ते हैं। 103वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या हुआ है? देखो, अगर कुछ नहीं याद कर पा रहे हो, अभी तक कुछ समझ ही नहीं अगर आ रहा है, तो कम से कम जो लेटेस्ट है, कम से कम आप 101, 102, 103, 104 इनको जरूर याद रखो। इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा, जैसे पीसीएस में पूछ लिया गया आपका जीएसटी वाला 101 नंबर। ठीक है, तो 103 में क्या हुआ है? 103वां जो संविधान संशोधन रहा है, जो आप जानते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले रहे हैं, सामान्य वर्ग के गरीब आर्थिक आधार पर इनको 10% जो आरक्षण दिया गया है, 103वां रहा है। बिल की अगर बात कर लोगे तो 102, 124 यानी 124 नंबर बिल हो जाएगा ये। ठीक है, वहीं पर जो 100 भाई जीएसटी वाला आपका कौन सा बिल है? 122, फिर 123 ये वाला हो जाएगा 124, क्योंकि बिल तो अभी कोई रुके नहीं है, पास हो रहे हैं। 104 में देखोगे तो 125वें नंबर पर आ जाएगा। तो ध्यान देना है इनको, बस बिल मत याद रखो, संविधान संशोधन जरूर याद रखो। 104वें में क्या हुआ है? 104वें में अभी जो हुआ है, अभी जानते हैं कि जो आरक्षण जो होता है लोकसभा और राज्य विधानसभा में, ठीक है, यानी जो एमपी जो सांसद चुनते हैं और जो एमएलए बन जाते हैं, इन लोगों के आरक्षण होता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का। तो इनके जो आरक्षित स्थान होते हैं, इनको आरक्षण जो है बढ़ा दिया गया। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन के 10 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया। अब ये 2019 तक तो रहा है इसकी संविधान, 2019 के पहले 2009 में संशोधन किया गया, तो हर 10 साल में बढ़ा दिया जाता है संशोधन। अब ये हटा तो सकते नहीं अनुसूचित जाति जनजाति, जानते ही हो, बोला जाएगा आरक्षण हट गया। अब ये चाहते ही नहीं है कि अनुसूचित जाति वाले रहें, इस तरह तमाम पॉलिटिकल चले रहेंगे, समझ रहे हैं। और कौन चाहता कि हमारी सीट चली जाए, तो कुर्सी बची रहे, ये सब जानते हैं, सब चीज़ें होती हैं दोस्तों।
तो ये सब चीज़ें हैं, क्या है, बढ़ा दिया गया इसको, ठीक है, आरक्षण को, आरक्षण जरूरी भी हो जाता है। चलो, तो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है SC और ST की आरक्षण की सीटें, ठीक है, कितने, 10 साल। तो ये 104वां संशोधन। इसके साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होता था ना, जैसे कि आप देखते थे सेंटर में क्या था, जो सांसद चुन के आते, 2 सांसदों क्या है अधिकार होता था, राष्ट्रपति जो है आंग्ल भारतीय समुदाय चुन लेते थे, और वहीं पर स्टेट में भी एक हो जाता था। तो अब इनको प्रोविज़न को क्या है, हटा दिया गया है। अब जो आने वाले इलेक्शन होंगे, आप देखेंगे 2024 में जो होने वाले होंगे, और साथ ही आज 2022 में यूपी में हो ही रहा है, तो अब जो उनमें बनेंगे, उसमें जो एक जो चुनते थे ना राज्यपाल, अब वो नहीं चुनेंगे आंग्ल भारतीय समुदाय वालों को, ठीक है, ये चीज़ हट गया है प्रोविजंस, ठीक है। बाकी अब जब तक है, जैसे कि अब केंद्र में है, जब तक हैं तब तक बने रहेंगे, लेकिन अब जब चुनाव होगा तो हट जाएंगे, अब नहीं बनेंगे। तो 104वां संविधान संशोधन जो कि लेटेस्ट रहा है, तो यहाँ तक आपने देख लिया जो इम्पोर्टेंट रहा है। अगर इसको आपने देख लिया तो संविधान संशोधन से कोई भी प्रश्न आएगा आपको नहीं फंसने वाला है, सब आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये सब देख चुके हो आप, विशेष बहुमत में क्या ज़रूरत है, ठीक है, ये सब चीज़ें। अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों, कुछ वन लाइनर दिए हैं, ठीक है, तो 4 फैक्ट हैं, देख लो। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे पदाधिकारी द्वारा और ऐसी रीति अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, यानी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी जो आयु है, ठीक है, इनके इतने साल तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, ये सारी की सारी जो पावर है ना वो संसद के पास है। और ये संसद को जो पावर दी गई कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो ये 15वें, यही बात यहाँ पर की गई है। अगला है जो पिछड़े वर्ग शिक्षण संस्थानों में जो प्रवेश हेतु जो 27% का OBC का जो आरक्षण दिया जाता है, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 93 संविधान संशोधन तहत, ठीक है, कौन सा, 93वां। अगला देख लो, तो इससे आर्टिकल 8 जोड़ा गया है फंडामेंटल राइट में, 15(5), यानी क्लॉज 5 को जोड़ लिया गया है, ठीक है। अगला है आपका, इसमें कुछ दिए हैं, इनको रिवाइज कर लो आपकी। 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 35वें में क्या है, सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 36वें में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1975 में 22वें राज्य के रूप में। और साथ ही साथ 53वां जो संविधान संशोधन रहा, इसमें क्या रहा कि मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, और 23वां राज्य जो है 20 फरवरी 1987 को बना। इसके साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट है कि 13वां संशोधन जो रहा उसमें नागालैंड को शामिल किया गया, जो कि नया नागालैंड जानते हैं कुछ स्पेशल प्रोविजंस वाले सेक्शन आर्टिकल हैं आपके 371A के तहत आता है नागालैंड। कुछ और आप भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, इनको कवर कर लिया तो झिंगा लाला है। 370 में आप देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर है ही, ठीक है, उसमें जो आपको आर्टिकल जो ख़त्म किया गया उसमें आर्टिकल नंबर जो खंड A है, ठीक है, उसमें कई सब आर्टिकल हैं, तो उसमें एक को हटाया गया है, बाकी तो उसमें आर्टिकल है ही हैं, ठीक है, 370 में। इसके बाद आप देखेंगे 371 में गुजरात महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा गया है। 371A के तहत नागालैंड है, और 371B के तहत असम है। कभी कभी मिलान करने को दे देते हैं तो देख लेना ज़रूर, ठीक है। 371C के तहत मणिपुर है, D के तहत आंध्रा और तेलंगाना है, E के तहत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और 71F की तरह सिक्किम है, और 71G में जो है वो मिजोरम है, और 371H में अरुणाचल प्रदेश की बात होती है, और 371I में गोवा की, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रश्न मिलाने को कभी कभी दे देते हैं, कौन से आर्टिकल के तहत कौन सा स्टेट जाएगा, ठीक है, तो ध्यान देना है। अगला है कि राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की जो स्थापना है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 75वां रहा है। रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए जो SC ST के जो रिक्तियों को बैकलॉग भरने में जो ST SC के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है ना, ये 81वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। ये जो प्रश्न दिए गए यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डाल दिया गया इनको। किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को क्या है, सीमित कर दिया था, ये तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस रहा है, ठीक है। अगला है आपका संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो आर्टिकल नंबर 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से इन्हें निरस्त जो है वो नहीं किया जा सकता है।